मेरा अनुरोध रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज पुलिस कर्मियों के साथ मिशन संवाद, जो कि पुलिस के आवाज़ को मेरी आ रही है, उधर आ रही है क्या? कुछ भी एक बात, मोहसिन जी आवाज़ सुनाई दे रही है? आवाज़ आ रही है? सर बिल्कुल आवाज़ ठीक आ रही है। नहीं, मेरी, मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ। डीजीपी साहब आ रही है आवाज़? सर बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। अच्छा ठीक है। ध्यान दो। मिशन संवाद पुलिस के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए आज जो शुभारंभ हुआ है, इस शुभारंभ अवसर पर उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक श्री दीपम सेठ जी और उत्तराखंड पुलिस के समस्त हमारे पुलिस उप महानिरीक्षक, आईजी, एआईजी और विशेष रूप से आज जिन्होंने यहाँ पर इसका मिशन संवाद कार्यक्रम का संयोजन किया है, आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल जी और हमारे कुमाऊं कमिश्नर श्री दीपक रावत जी, यहाँ जनपद उधम सिंह नगर के डीएम श्री नितिन भदौरिया जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मणिकांत जी और हमारे सभी जनपदों से जुड़े हुए सभी हमारे एसएसपी, एसपी, सभी क्षेत्राधिकारी, सीओ और थाना प्रभारी और यहाँ पर उपस्थित हमारे अन्य जनपदों के भी सभी अधिकारीगण, पुलिस के सभी हमारे कार्मिक और मेरे साथ इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित रुद्रपुर के महापौर श्री विकास शर्मा जी, कृषि विपणन मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू जी, अभी जिनको अल्पसंख्यक आयोग उत्तराखंड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, श्रीमती फरजाना बेगम जी, ये पहली बार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी हमने काम किया है। अभी तक अल्पसंख्यक आयोग में एक ही जेंडर का ध्यान नहीं दिया जाता था और हमने फरजाना जी को अभी इसकी जिम्मेदारी मिली। एक बार ताली बजा दीजिए। और नगर पालिका खटीमा के चेयरमैन श्री रमेश जोशी जी, रामू भैया और सभी जिलों के हमारे जिलाधिकारी चंपावत भी यहाँ हैं और भी। मैं सबसे पहले तो आज मिशन संवाद के लिए आईजी कुमाऊं रिजिन जी समेत सभी हमारे पुलिस विभाग को हृदय से उनको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि सच में ये पहल आपकी बहुत दूरदर्शिता और संवेदनशीलता का प्रमाण है। हाँ, और जिन्होंने ऐप बनाया है और जो काउंसलिंग करने वाली टीम है उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, मैडम को भी और उनके सभी साथियों को। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी पुलिस अधिकारी और जवान आज संवाद, सहानुभूति और सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा करने के लिए आज हम ऑनलाइन माध्यम से एकजुट हुए हैं। और मैं संवाद इसलिए कह रहा हूं ताकि हम अपने पुलिस कर्मियों की जो बात है वो गहराई से समझ सकें, उनकी भावनाओं को जान पाएं और उसके समाधान का रास्ता निकाल पाएं। जैसा कि शुरुआत में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आईजी कुमाऊं ने भी किया और मैडम ने भी किया। सभी लोगों ने बताया कि किस प्रकार के अवसाद में लोग चले जाते हैं। सहानुभूति इसलिए मैंने कहा ताकि हम अपने जवानों की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को महत्व दें और उनका सम्मान करें। सहयोग इसलिए ताकि हम आपके मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन को भी और मजबूत बना सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि मिशन संवाद उत्तराखंड के सुरक्षित भविष्य के साथ साथ हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिस के हमारे जवान हैं, उन सभी को तनाव मुक्त रहने के लिए
नए विचारों का आदान प्रदान करने का एक बहुत सशक्त माध्यम बनेगा। इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो इनका स्लोगन है ये भी बहुत शानदार है, तनाव से नहीं बल्कि संवाद से जीत होगी। ये मात्र एक नारा नहीं है बल्कि हमारा संकल्प है, हमारी दिशा है और जमीनी अनुभवों से उपजा हुआ एक संदेश है। मेरा मानना है कि आज का ये कार्यक्रम केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक आत्मीय मिलन भी है, जहां हम एक दूसरे की भावनाओं को, चुनौतियों को, संघर्षों को समझने का बहुत ईमानदारी से प्रयास करेंगे। क्यों, यही है इसका रीजन, यही है ना? ठीक है ना? जी सर, ये ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सर। है डीजीपी साहब, ये संवाद भी हो रहा है ना हम लोगों का, कोई भाषण थोड़ी ना हो रहा है। सर यही इस प्रोग्राम की विशेषता है सर कि पुलिस विभाग में एक तरफ दिशा निर्देश और ऑर्डर्स दिए जाते हैं सर, दो तरफा संवाद होता है सर, कार्यक्रम के माध्यम से सर इंटरेक्ट किया जाता है। ये एक है। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। साथियों, ये पुलिस की सेवा की प्रकृति ऐसी है जिसमें निरंतर हमें सतर्क रहना होता है, अनुशासन और उच्च स्तर के तनाव प्रबंधन की भी आवश्यकता है। और ये मैं समझता हूँ कि पुलिस के साथ साथ ये सभी में होता है, लेकिन पुलिस ने इसकी पहल की है। ये दीपक जी, हमें प्रशासन के अन्य उस पर भी ले जाने की आवश्यकता हो, क्योंकि आपके पास अभी ऐसे दायित्व हैं कि जो केवल मंडल के अतिरिक्त आप प्रदेश में भी इस प्रकार की चीज़ों को हम कर सकते हैं। और कई बार हम अपने दायित्वों के निर्वहन करने में, अपनी जिम्मेदारियों में कई बार हम मानसिक और जो हमको भावनात्मक थकान उत्पन्न होती है, परेशानी उत्पन्न होती है, चुनौतियां आती हैं, जिसे हम सभी लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि उसमें से पुलिस को कुछ ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन ये समाज के हर जीवन क्षेत्र में हर एक व्यक्ति को तनाव का सामना करना पड़ता है। कई बार हमको लगता है कि उनकी ड्यूटी बड़ी अच्छी है, ड्यूटी पे खड़े हैं, अपने इतने घंटे काम कर रहे हैं, उसके बाद चले जा रहे हैं। किसी को लगता है कि उद्योग धंधे वाले लोग जो है उद्योग धंधा अच्छा चला रहे हैं। क्यों डीएम साहब, यही किसी को लगता है नेता लोग अच्छे हैं, मंत्री लोग अच्छे हैं। तो किसान के बारे में कई बार सोच सकते हैं कि भाई किसान जो है दिन भर अपना हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है और शाम को अच्छी नींद सोता है, लेकिन उसकी भी अपनी परेशानियां हैं, आपदाएं हैं। पूरे समय मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद जब फसल पकती है या आती है तो उतना जितना सोचा होता है उतना होता नहीं है, तो उनकी अपनी अलग परेशानियां हैं। तो जीवन के हर क्षेत्र में हर एक की अलग अलग परेशानी है। और मैं पुलिसकर्मियों की बात करूं तो एक बार मैं अच्छी पुलिसिंग के लिए एक सेमिनार हुआ था, मैं उस सेमिनार में गया था, तो मैंने वहाँ भी ये बात रखी कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको 8 घंटे 12 घंटे तक की ड्यूटी तक वो सीमित नहीं रहते। कई बार उनकी ड्यूटी 16 घंटे 18 घंटे भी हो जाती है और कई बार उनके सामने कुछ चुनौतियाँ ऐसी खड़ी हो जाती हैं। तो उसके कारण से जो हमारे शोध भी बताते हैं कि लगभग 73% पुलिसकर्मियों ने ये माना है कि वो निरंतर मानसिक दबाव का अनुभव करते हैं। मानसिक दबाव उनका मतलब उनको उसका सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मैं अभी पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मैंने ऐसे उनसे बात करते करते पूछा कि वे कितने घंटे सो जाते हो आप? तो उन्होंने कहा कि 4-5 घंटे होता होगा साहब। और मैंने कहा तो बीच में मोबाइल आ जाता है? तो बोले हाँ मोबाइल आ जाता है, तो उठना पड़ता है। तो ये वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। इसके कारण से अवसाद है, अनिद्रा है, चिंता जैसे मानसिक स्वास्थ्य लक्षण है सामान्य जनसंख्या की तुलना में ये पुलिस कर्मियों में 3 से 4 गुना अधिक देखे जाते हैं। साथियों, मात्र आंकड़े नहीं है बल्कि ये हमें ये सोचने पर विवश करते हैं कि जब निरंतर तनाव हो और राहत के साधन, वो तनाव कम करने के साधन बहुत सीमित हो, तो समाधान की दिशा में ठोस और संवेदनशील प्रयास करने की बहुत आवश्यकता है। और इसी सोच के साथ
आज मिशन संवाद के साथ ही संवाद ऐप की जो हमने अभी लॉन्चिंग की है, मुझे बताया गया है कि ये ऐप हमारे पुलिसकर्मियों को, मुझे अभी आप सबके सामने, मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस ऐप में जो डेटा है उसको पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा और संवेदनशीलता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। आप जो भी बात इसमें साझा करेंगे वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, इसलिए एक सुरक्षित मंच होगा जहां खुलकर हमारे पुलिस के लोग अपनी बात रख पाएंगे। साथियों, मैं जानता हूं आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं की जाती हैं। हर स्थिति में संयम, हर परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई, हर अपराधी पर सख्ती, हर नागरिक से विनम्रता, ये संतुलन बनाना सच में आसान नहीं होता है। और बहुत बार आमने सामने कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि उस समय बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति हो जाती है जब हम चीज़ों को फेस करते हैं, कठिनाइयों में जाते हैं। इस कारण से कई बार आपको कई बार आलोचना है, मानसिक दबाव है और शारीरिक थकावट का भी सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे भी क्षण आते हैं जब आप चाहते हैं कोई आपकी बात सुने, कोई आपके मन की बात को समझ सके, आपकी परेशानियों का कोई रास्ता बता सके और भावनात्मक रूप से आपको महसूस कर सके। मिशन संवाद का यही उद्देश्य है, आपके भीतर की बात को सुनना, समझना और बदलाव की एक फाउंडेशन तैयार करना। इसलिए मैं यहाँ केवल एक सच में आज मैं, चूंकि आज मैं दिन भर में 3-4 प्रकार के अलग अलग काम हो गए। आज प्रातःकाल में उठा तो सबसे पहले मैं अपने खेत में चला गया। डीजीपी साहब, आज मैं सवेरे सवेरे खेत में चला गया। जो बचपन में मैं कभी मैंने बैल चलाए थे, हल जोता था, फावड़ा चलाया था, मेड़ बांधी थी, रुपाई लगाई थी, तो कई सालों बाद आज मैंने फिर से उसको दोहरा दिया। मैं सोच रहा था कि मैं ये जो हल चलाना है वो भूल तो नहीं गया। तो बहुत सारे लोग, आपने कई बार फोटो आ जाते हैं लोगों के, आप देखते होंगे कि हल चलाते रहते हैं, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक साफ स्वच्छ बने होते हैं, लेकिन मैं आज पूरा सन गया और मैंने पटेला चलाया। तो मैं आज अभी पीछे बाहर किसी से कह रहा था, इनसे, मणिकांत मिश्रा आपके एसएसपी साहब यहाँ पर बैठे हैं, इनको मैं समझा रहा था। मैंने कहा इसमें सबसे विशिष्ट बात बताइए क्या है। तो ये बिल्कुल सही इन्होंने बात को पकड़ा और इन्होंने कहा साहब इसमें जो है सबसे विशिष्ट बात है कि आपने बीच की रस्सी पकड़ रखी है और आप पटेले में चले हुए बैल आगे चल रहे हैं। अब ये कठिन है थोड़ा, ये अगर आपने पहले कभी नहीं किया तो करना मुश्किल हो जाएगा और आगे भी फंस सकते हो। तो बैल चलते जाते हैं, रुकते नहीं है बैल। तो इसमें जो है दाईं और बाईं तरफ की 2 रस्सियां होती हैं। अगर आप बाईं वाली रस्सी को खींचेंगे तो बैल बाईं तरफ मुड़ जाएगा और दाएं वाले को खींचेंगे तो दाईं तरफ मुड़ जाएगा। और अगर आपको सीधे चलाना है तो बीच वाली रस्सी जो जुए में बंधी होती है उसको पकड़ के खींच लीजिए और दोनों को ढीली छोड़ दीजिए तो बैल सीधी दिशा में चलने लगते हैं। तो आज मैंने पटेला भी लगाया, जहाँ गहरा देख रहा था मैं, जहाँ मिट्टी ले जाके डालने की जरूरत थी, तो ऊंची जगह पर पटेले में चढ़ गया और वहाँ से मिट्टी को जो है वो गहरी जगह में भी डाला। फिर थोड़ी देर मैंने रुपाई भी लगाई। बहुत सारी हमारी बहनें और महिलाएं आई हुई थी उनके साथ। तो एक ऐसा अनुभव था सवेरे का, सवेरे 7 बजे का लगभग। और उसके बाद आज कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हुई है यहाँ से 5 सालों बाद। तो उस यात्रा के 11 प्रदेशों के हमारे श्रद्धालु और दर्शन करने वाले लोग थे। वो भी एक अच्छा आयोजन था। उसमें तो खैर आपको भी रहना था मुझे साथ साथ, लेकिन वो आगे वाला आयोजन नहीं, वो आज टनकपुर से कर दिया उसको। वो आगे किसी दिन और देखेंगे। वाला प्लान कर रहे थे। हाँ, उसको आप एक दिन पिथौरागढ़ और आगे देख लेंगे किसी दिन नेक्स्ट वाले में ना, जो अभी दूसरा ये बात है। हाँ, तो दूसरा मैच आएगा सर, उसमें हम कर लेंगे। तो एक वो बड़ा अच्छा अनुभव था उनके साथ। आज सवेरे का जलपान हुआ, जलपान के बाद उनसे संवाद हुआ, अच्छा से उनका स्वागत सत्कार करने का भी अवसर मिला। सच में बड़ा मन प्रसन्न हो रहा था कि इतने ये श्रद्धालु जा रहे हैं और हम इनका सम्मान कर रहे हैं। और उसमें से कुछ ऐसे भी निकले, हम लोगों ने अच्छा इंतजाम यहाँ पर किया था, कोशिश करी थी सब प्रकार से
उनको ठीक रखें। तो जाते हुए कह रहे थे कि आपके नाम से भी जो है हम वहाँ एक लोटा आपके और आपकी टीम के पूरे नाम से जो है हम एक लोटा जो है जल डालेंगे। आप लोग सुन रहे थे ना, उसमें जब कहा था उन्होंने कि लोटा हम भी उसमें जल डालेंगे, और जो है सच में बड़ी अनुभूति। और आज ये बड़ा अच्छा पुलिस का जो हमारा मिशन संवाद प्रारंभ हुआ है, तो मैं एक केवल मुख्य सेवक के रूप में मैं यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि एक जिम्मेदार साथी के साथ तरह सभी अपने पुलिस कर्मियों के साथ खड़ा हूँ। मैं आपको और आपके जो हमारे सभी परिजन हैं उनको भी कभी हमारी कोशिश होगी कि कभी उनको भी अकेला महसूस नहीं होने दें, ये भी हमारा एक संकल्प है। इसके साथ ही हमारी सरकार राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम और संसाधन युक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने पुलिसकर्मियों के लिए आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की है, उनकी सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए हैं। साथ ही अपने पुलिस के जवानों से परिवार के कल्याण के लिए कई योजनाएं भी प्रारंभ की गई हैं, ताकि हमारे पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों के पालन में बिना किसी के चिंता करे उसको आगे बढ़ा सकें, अच्छा अपना दायित्व का निर्वहन कर सकें। आज राज्य में पुलिसकर्मियों के आवासीय स्तर को सुधारने के लिए भी 150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 380 आवासों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और मेरे द्वारा सन 2022 में ये घोषणा की गई थी कि 300 करोड़ रुपए पुलिस को आवास बनाने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे वर्ष दर वर्ष। तो मेरा ये भी कहना है डीजीपी साहब, एक व्यक्ति आप गृह सचिव जी से बात करके और सबसे बात करके जो मेरी घोषणा है उसको जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारा जाए, और जिससे कि हमारा जो एक प्रतिशत है अभी जो राष्ट्रीय औसत से हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं, उस औसत को हम लोगों को आगे लाना है थोड़ा पुलिस आवास के मामले में। और मैंने एक दो सुझाव उस दिन जो आपकी बैठक हुई थी जब आप लोगों ने मुझे पुलिस मुख्यालय पर बुलाया था, उस दिन भी मैंने कुछ सुझाव दिए थे कि जो हमारे पुलिस थाने हैं उन पुलिस थानों में बहुत सारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, उसके अच्छे मास्टर प्लान बना के अच्छे मैप बनाकर वहाँ पर हम पुलिस कर्मियों के लिए आवासों की व्यवस्था उसके अंदर भी कर सकते हैं। क्योंकि जिससे कि किसी भी स्थिति में उनको कई बार अपने घर दूर होते हैं तो आने जाने में भी बड़ी टाइम लग जाता है, दिक्कतें होती हैं, कई बार इमरजेंसी आ जाती है। तो ऐसे समय में उनको आसानी से जो है अपनी ड्यूटी पर वो लोग पहुँच सकते हैं और सहायता कर सकते हैं। तो एक तो इसके साथ ही हमने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 42 करोड़ रुपए की लागत से 6 पुलिस थानों को, 2 पुलिस चौकियों, 2 फायर स्टेशनों, 3 पुलिस लाइनों के प्रशासनिक भवनों का निर्माण कार्य भी अभी कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 2024-25 वित्तीय वर्ष में 58 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसका उपयोग विभिन्न भवनों के निर्माण के लिए भी किया जाएगा। साथियों, पुलिस एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में 24 घंटे काम करती है, इसलिए पुलिस के रिस्पांस टाइम को बेहतर बनाने में वाहनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने राज्य गठन के बाद पहली बार 1105 पुलिस वाहनों की खरीद की वो मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत 29 करोड़ रुपए की लागत से 223 वाहनों का क्रय भी किया जा चुका है। हमने पीएससी और आईआरबी के जवानों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए ट्रकों के स्थान पर 73 बसों का क्रय भी किया है। हमारी सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए पुलिस सैलरी पैकेज में 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी प्रदान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दिवंगत पुलिस कर्मियों के परिजनों को दी जा चुकी है। इतना ही नहीं, हम अब पुलिस कर्मियों के वेतन भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे उन्हें सुविधाओं का लाभ समय पर मिल सके और आसानी से मिल सके। इतना ही नहीं, आपदा राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने एसडीआरएफ की एक नई कंपनी की स्वीकृति भी प्रदान की है, जिसके तहत 162 नए पदों का सृजन भी किया गया है। साथ ही हमने जवानों और पुलिस अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए 6 थानों और 21 पुलिस कर्मियों के सुचारू संचालन हेतु 327 पदों की स्वीकृति भी प्रदान की है। इसके साथ ही पीपीएस के ढांचे में 11 नए पदों का सृजन किया गया है। इससे न केवल उत्तराखंड पुलिस परिवार का विस्तार होगा, बल्कि पुलिस कर्मियों को पदोन्नति के
और बेहतर अवसर प्राप्त हो सकेंगे। साथ ही राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इसी क्रम में हमने उप निरीक्षकों के 222 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। साथ ही 2000 पुलिस सिपाहियों की भर्ती भी प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नई खेल नीति के तहत कुशल खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में विशेष कोटे के माध्यम से भर्तियों का प्रावधान भी किया है। मैं आज के इस अवसर पर पुलिस के उच्चाधिकारियों से विशेष रूप से अपील करता हूं कि हमें पुलिसकर्मियों के लिए नियमित अंतराल पर मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के कार्यक्रम आयोजित करते रहने चाहिए। कई बार पुलिसकर्मियों को अत्यंत ही कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसलिए उन्हें वही संसाधन, आवश्यक भावनात्मक समर्थन प्रदान करना हम सभी का परम कर्तव्य है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है इस सराहनीय पहल के भविष्य में सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। सकारात्मक परिचर्चा के माध्यम से राज्य में सकारात्मक परिवर्तनों और परिणामों को स्थापित किया जाएगा। ये पहल न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करेगी कि किस प्रकार एक सरकार अपने अग्रिम पंक्ति के 2 योद्धाओं, अपने पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए काम कर सकती है। साथ ही हर बार मैं मुख्यमंत्री परिषद की हमारी बैठक होती है 6 माह में। अगर आप लोग इसको ठीक से इसको धरातल पर उतार सकें तो मेरा प्रयास होगा कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश के सभी मुख्यमंत्रियों के सामने इसको बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में भी हम वहां प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे इस बार जो मुख्यमंत्री परिषद की बैठक थी उसमें हमारे यूसीसी का प्रेजेंटेशन हुआ था लगभग 17 मिनट का। 7 मिनट का समय निर्धारित होता है, लेकिन 10 मिनट ज़्यादा हो गए थे। किसी ने भी बीच में हमको उसके लिए नहीं रोका और अपना उसका एक अच्छा प्रेजेंटेशन हमने दिया था। तो मैं आज के इस अवसर पर ये महत्वपूर्ण एक घोषणा भी करता हूँ कि कुमाऊं पुलिस की इस मिशन संवाद पहल को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा और समय समय पर आप सभी से संवाद करके आपकी समस्याओं को मैं भी सुनूंगा और उनके समाधान का प्रयास भी मैं भी करूंगा आप सबके साथ मिलकर। और साथ ही जो हमारे मीडिया कर्मी हैं, अगर आप मीडिया कर्मियों को भी इसमें जोड़ सकें तो मैं समझता हूँ पुलिस का थोड़ा कार्य विस्तार हो जाएगा। काउंसलिंग करने वालों का भी, उसका भी कोई ऐसी आईडी कुछ इस तरह का कुछ बना के, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें यही दिक्कत आएगी कि वो कोई ऐसा उनको ले बनाना पड़ेगा जो आपने यहाँ तो इनका सर्विस कोड तैयारी डाल रहे हैं ना। जी सर। उनका कोई रजिस्ट्रेशन आईडी कर देंगे सर? हाँ, वो सूचना विभाग को या तो उसमें सम्मिलित करके बिल्कुल ठीक है। किस माध्यम से जिलाधिकारी कोई व्यवस्था बना देंगे उसमें, तो एक ये हो सकता है। तो अंत में मैं इसी के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ।